जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 689 और इसके लिए रिटन एग्जाम 14 मई 2023 को होगा। महामैराथन क्लास नंबर 5 लेकर आए हैं। इसमें 200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है पाइथागोरस, बी है न्यूटन, सी है भास्कराचार्य और डी है आर्यभट्ट। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। शून्य का आविष्कार किसने किया था, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं आर्यभट्ट, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि चरक किसके दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के, सी है हर्ष के और डी है कनिष्क के। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। चरक किसके दरबार में रहते थे, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कनिष्क के, बिल्कुल सही जवाब है। कनिष्क किस वंश के थे, तो ये कुषाण वंश के थे और कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगति हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। याद रखिएगा यह कहाँ हुआ था, तो यह कश्मीर के कुंडन वन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचती है। चालन के माध्यम से, संवहन के, विकिरण के, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर तीनों प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचती है, जल्दी से कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं विकिरण, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जो चालन माध्यम है, चालन माध्यम ठोस में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि ये अगर सिल्ली है लोहा का, अगर यहाँ पर हम गर्म करते हैं तो ये धीरे धीरे चालन के माध्यम से इस किनारे पर भी गर्म हो जाता है। तो ठोस में होता है चालन विधि से ऊर्जा का संवहन होता है। और जो बी है यहाँ पर संवहन, ये होता है द्रव में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि यहाँ पर अगर हम एक केतली में पानी रखे हैं, अगर नीचे हम गर्म करते हैं तो ये धीरे धीरे ऊपर भी गर्म हो जाता है। तो ये संवहन माध्यम से, और विकिरण माध्यम से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के एम मुंशी, BN राव और सरदार पटेल। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं BN राव, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के, सुरक्षा परिषद के, न्याय परिषद के और सचिवालय। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सुरक्षा परिषद, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। 1942 में, 1945 में, 1947 में और 1946 में। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 1946, बिल्कुल सही जवाब है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बाबर के इच्छा के अनुसार उन्हें कहाँ दफनाया गया और उनका कब्र कहाँ है। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए बाबर का जो देहांत हुआ था वो आगरा में हुआ था, लेकिन इनका जो मकबरा बनाया गया, इनका इच्छा था कि काबुल में बने, तो इनका जो मकबरा है वो काबुल में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लाहौर में किसका मकबरा है, तो लाहौर में और जहांगीर का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। पेलेग्रा, रिकेट्स, स्कर्वी और टीबी। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए पेलेग्रा जो बीमारी है विटामिन B3 की कमी से होता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। उसके बाद विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। 1904 में, 1905 में, 1906 और 1907।
बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, तो 1906 ईस्वी में मोहम्मद जीना और आगा खां के द्वारा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। 1907 ईस्वी में कांग्रेस को 2 भागों में बांटा गया, गरम दल और नरम दल। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नया प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नौरोज त्यौहार को भारत में किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलवान और फिरोज शाह तुगलक। बताइए यहाँ पर 10 नया प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। नौरोज त्यौहार को भारत में किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया, ये बलवान के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो नौरोज त्यौहार क्या है, तो ये फारसी का नए वर्ष का शुभारंभ होता है, तो ये फारसी का त्यौहार है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे और विद्वान शासक थे, और ये इन्हीं के शासनकाल में सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ था, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ये दक्षिण भारत में विजय प्राप्त किए थे, और ये अपने को द्वितीय सिकंदर कहते थे। फिरोज शाह तुगलक के जो कि ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था और सिंचाई कर भी लागू किया था, ये फिरोज शाह तुगलक थे। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन, डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिंक। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, भारत के प्रथम वायसराय कौन था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल सही जवाब है। कब बने थे, तो 1858 ईस्वी में। देखिए लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी थे, इन्हीं के समय में सर्वप्रथम ट्रेन चला था 1853 ईस्वी में, और ये राज्य हड़प नीति अपनाए थे, जिसमें कि अपने राज्यों में छोटे छोटे राज्यों को जीत कर मिला लेते थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इन्हीं के शासनकाल में ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ 1828 ईस्वी में, और 1829 ईस्वी में शक्ति प्रथा का उन्मूलन हुआ, यानी अंत हुआ। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कलायू थे। अगर पूछे कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। यहाँ पर पूछा गया कि प्रथम वायसराय तो हो गया लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, याद रखिएगा। अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो अगर ब्रिटिश पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। अगर भारतीय पूछे तो श्री राजगोपालचारी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने, काले वन जिसे ब्लैक फॉरेस्ट बोलते हैं किस देश में है, यूएसए में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, अफगानिस्तान में। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो काले वन जिसे ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं, ये किस देश में है, तो ये जर्मनी में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन है मैं बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 13वां प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर किए थे, पुणे में, मद्रास में, इन्हीं दोनों में से सही आंसर है। बताइए जल्दी से 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, पुणे, बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि नमक सत्याग्रह भारत में कब शुरू हुई थी, 1920 में, 1922 में, 1930 में और 1934 में। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए नमक सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1930 ईस्वी में। ये कहाँ से शुरू हुआ था, जिसे डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। ये साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और ये डांडी तक यात्रा चला था। ये पद मार्च था, और इसमें गांधी जी के नेतृत्व में ये पद मार्च हुआ था, नमक सत्याग्रह आंदोलन, जिसमें स्टार्टिंग में 78 आदमी इससे जुड़े थे। आगे चलते चलते इसकी संख्या बढ़ गई थी, और इसी सत्याग्रह के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था। 1920 में सविनय असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, और चौरा चौरी कांड के बाद 1922 में स्थगित कर दिया गया था। याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से उठता है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और अभी तक जितने भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 15वां प्रश्न है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और सरदार पटेल। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है।
देखिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही जवाब है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो ये 1893 ईस्वी में गए थे और वहाँ से रिटर्न कब हुए थे? तो 1915 ईस्वी में रिटर्न हुए थे। और ये अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पर चलाए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में बोला जाए तो ये चंपारण सत्याग्रह चलाए थे, जो कि बिहार में चंपारण जिला से। उसके बाद और बता दें यहाँ पर कि वहाँ से जब रिटर्न हुए थे 1915 ईस्वी में, तो साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 16वां प्रश्न आपके सामने कि अशुद्ध कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? हैबर विधि से, उत्पादन विधि से, भौतिक विधि से और रासायनिक विधि से। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो अशुद्ध कपूर जो होता है उसको किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो उत्पादन विधि से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1945 में, 1940 में, 1948, 1954। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1948 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि थ्री गॉर्जेस डैम कहाँ पर स्थित है? यूएसए में, चीन में, जापान में और फ्रांस में। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो थ्री गॉर्जेस डैम किस देश में स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पिग्नोमीटर, लेक्टोमीटर, सेक्टोमीटर और टेलोमीटर। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो घनत्व को मापने के लिए पिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। दूध को शुद्धता मापने के लिए लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि सांड, जिसे बुल बोलते हैं, का संबंध गौतम बुद्ध के किस घटना से है? ज्ञान से, गृह त्याग से, जन्म से और मृत्यु से। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो सांड का संबंध गौतम बुद्ध के किस घटना से है? तो जन्म से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, कुंडन वन में। और ये शाक्य वंश के थे। इनका मृत्यु 483 ईस्वी में हुआ था और ये 29 वर्ष के आयु में घर त्याग करके यह ज्ञान के प्राप्ति के लिए बोध गया चले आए थे। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत ये अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे और 83 में कुशीनगर में देहांत हो गया, जो कि यूपी में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने। हैरी पॉटर श्रृंखला पुस्तक के लेखक कौन है? जे रॉलिंग, जेके रॉलिंग, मार्टिन किंग और जॉर्ज पीटर। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जेके रॉलिंग, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति का अधिकार किस देश के शासन अध्यक्ष के समतुल्य होता है? यूएसए के, फ्रांस के, जर्मनी के और इंग्लैंड के। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं इंग्लैंड, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न आपके सामने कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों कौन हटा सकता है? मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो ये राष्ट्रपति के हाथ में रहता है हटाना, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही जवाब है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि शाश्वत नगर के नाम से किसे जाना जाता है? श्रीनगर को, रोम को, पेरिस को और लंदन को। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शाश्वत नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं रोम। रोम किस देश की राजधानी है? तो इटली की राजधानी है। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि रॉक गार्डन की स्थापना किसने करवाया था? नेकचंद ने, जसवंत सिंह ने, वेद प्रकाश ने और लुटियंस ने। जल्द से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं नेकचंद, बिल्कुल सही जवाब है। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि होमोसेपियंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन
अनुष्य, आधुनिक मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य, आदिवासी मनुष्य। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं ज्ञानी मनुष्य, बिल्कुल सही जवाब है। होमोसेपियंस है जो कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न आपके सामने कि ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है। शिक्षा से, विज्ञान से, खेल से और मुद्रा के संचालन से। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये मुद्रा के संचालन से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। बताइए यहाँ पर चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो 1939 ईस्वी में। कब समाप्त हुआ था, तो 1945 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही परमाणु बम अमेरिका के द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया गया था जापान में, याद रखिएगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। तो जो धुरी राष्ट्र था उसमें जर्मनी, इटली और जापान, ये देश शामिल थे धुरी राष्ट्र में। मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल था, तो इसमें ब्रिटेन था, अमेरिका था, रूस था, उसके बाद से फ्रांस था और थोड़ा थोड़ा शामिल था चीन भी। तो ये धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, याद रखिएगा कि उसमें कौन कौन सा देश शामिल था। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि धातुएं सुचालक होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में संचालित होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर धनात्मक चार्ज होता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। धातुएं सुचालक कब होती है, जल्दी से बताइए। तो धातुएं सुचालक कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने। मार्बल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, का निर्माण किस चट्टान से होता है। बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, स्लेट से और क्वार्ट्जाइट से। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो मार्बल, जिसको संगमरमर बोलते हैं, इस किस चट्टान से इसका निर्माण होता है, तो चूना पत्थर से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का, गोलीय लेंस का, उत्तल लेंस का, इनमें से सभी। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जल्दी से। तैंतीसवां प्रश्न है आपके सामने कि फसलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी, एग्रोनॉमी, पोडोलॉजी और एग्रीकल्चर। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो फसलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एग्रोनॉमी कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 34वां प्रश्न आपके सामने वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है। टेम्स नदी, चीन नदी, पोटोमैक नदी और बोल्गा नदी। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही जवाब कौन सा है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी। बताइए 34वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये पोटोमैक नदी के। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न है आपके सामने, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। लोहा का, सोना का, चांदी का और तांबा का। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, तांबा, बिल्कुल सही जवाब है। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि मुद्रानायल में प्रयुक्त टाइप धातु क्या होता है। सीसा और एंटीमनी, सीसा और पारा, तांबा पारा और पारा ब्रोमीन। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो उसमें सीसा और एंटीमनी प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। जेंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, डेंड्रोलॉजी और एंथ्रोलॉजी। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संसद वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक करती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारतीय जो संसद है वर्ष में कितनी बार बैठक करती है, तो कम से कम 2 बार होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और दो बैठकों के बीच में कम से कम कितने वर्ष का अंतराल होना चाहिए। अधिकतम कितनी, कम से कम नहीं, अधिकतम कितनी, तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने
कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। इस सेट में हम 39 प्रश्न देखे, इसी तरह लगता है जुड़े रहिए। नेक्स्ट सेट देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इब्राहिम लोदी ने और सिकंदर ने। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखा था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही जवाब है। अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक शासन किए थे? तो ये 1296 से लेकर 1316 तक ये शासन किए थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण थे? चित्रकला में, मूर्तिकला में, खगोल शास्त्र में, सुलेखन में। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सुलेखन, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि तैमूर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के, नसीरुद्दीन महमूद के, शाह आलम द्वितीय के, महमूद गजनी के। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो तैमूर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? ऑप्शन नंबर ए है अनंगपाल ने, बी है जयपाल ने, सी है भीम द्वितीय ने और डी है धंगराज ने। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, भीम द्वितीय, बिल्कुल सही जवाब है। कब पराजित किए थे? तो 1178 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विजय राजवंश का प्रथम राजवंश कौन था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, संगम वंश, विजयनगर राज्य का स्थापना किसने किए थे? तो हरिहर और बुक्का ने किए थे और अपने पिता के नाम पर ही संगम वंश का स्थापना किए थे। और संगम वंश के बाद सलुआ वंश आया था, सलुआ वंश के बाद तुलुआ वंश आया था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबजों का प्रयोग किया गया? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया? तो सिकंदर लोदी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सिकंदर लोदी ही आगरा शहर बसाया था। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ पर है? चीन में, अमेरिका में, रूस में, भारत में। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ पर है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, भारत, बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया? तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 1951 से लेकर 1956 तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मध्य एशिया तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित है? देहरादून घाटी, कुल्लू घाटी, हरिद्वार घाटी, कांगड़ा घाटी। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मध्य, हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कुल्लू घाटी, बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? तो उसको कर्क रेखा कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कर्क रेखा है जो कि भारत से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
यहाँ से हम पश्चिम से पूर्व दिशा में बताते हैं। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद से झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद से मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न आपके सामने कि सारे 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मकर रेखा, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाती हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है? लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम और बोरॉन। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सबसे कम भार वाला तत्व कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हीलियम, जिसका परमाणु संख्या 2 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम और 300 ग्राम। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गुर्दे का भार कितना होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 150 ग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न आपके सामने कि अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? सोना का, पीतल का, निकेल का और चांदी का। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? बताइए जल्दी से। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं चांदी, बिल्कुल सही जवाब है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि कोल गैस किसका मिश्रण होता है? बताइए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखकर बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यहाँ पर CO। कोल गैस किसका मिश्रण होता है? तो CO प्लस H2 प्लस CH4, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस मेथेन, ये 3 का मिश्रण होता है कोल गैस। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न आपके सामने कि न्यूट्रॉन कैसा कण होता है? धन आवेशित, ऋण आवेशित, आवेशहीन और धन तथा ऋण दोनों। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा होता है? जल्दी से बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो न्यूट्रॉन कैसा होता है? तो ये आवेशहीन होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? तो ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? तो धन आवेशित। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे टॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक। याद रखिएगा। सत्रहवां प्रश्न आपके सामने कि रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं फेरिक क्लोराइड, बिल्कुल सही जवाब है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि गैसोलीन किसका अव्यय होता है? कच्चे तेल का, प्राकृतिक घी का, मोम का और दूध का। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गैसोलीन किसका अव्यय होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो गैसोलीन किसका अव्यय होता है? तो यह कच्चे तेल का होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न आपके सामने कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 1, 2, 4 और 8। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठ होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मछली में कितने कोष्ठ होते हैं? 2। मेढक में कितना होता है? 3। और मनुष्य में कितना होता है? 4। ये याद रखिएगा, इससे एग्जाम में एक प्रश्न रख दिया जाता है। 20वां प्रश्न आपके सामने कि संविधान बनाने के लिए कितने कमेटियों का गठन किया गया था? 11, 13, 15, 17। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संविधान बनाने के लिए कितने कमेटियों का गठन किया गया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 13, बिल्कुल सही जवाब है। 21वां प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? 22, 23, 24 और 25। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द का संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया?
36वें, 42वें, 44वें और 56वें। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, रूस, जापान और जर्मनी। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? गोंडवाना, तृतीय कल्प, मिसौरी और लोनावाला। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, गोंडवाना, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1907 में, 1909 में, 1911 में और 1913 में। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। आपको कमेंट करना है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, पंजाब में, हरियाणा में। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जोग तथा गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, कर्नाटक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? 1806 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, 1806 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? भारत है, चीन है, रूस है और इंडोनेशिया है। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चीन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि रघुवंशम के लेखक कौन है? प्रताप सिंह, कबीर दास, कालिदास और रघुनाथ मंडल। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रघुवंशम के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कालिदास, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि क्यू शब्द किससे संबंधित है? वाटर पोलो से, बिलियर्ड्स से, हॉकी से और टेबल टेनिस से। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए यहाँ पर जल्दी से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिलियर्ड्स, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि हाफ मैन कप से किससे संबंधित है? हाफ मैन जो कप है वो किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है। टेनिस से, हॉकी से, तैराकी से और पोलो से। जल्दी से बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 1 किलोमीटर एरिया में मात्र 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वह बिहार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि LG किस देश की विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है? ब्रिटेन की, अमेरिका की, फिनलैंड की और दक्षिण कोरिया की। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? LG किस देश के विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है? तो यह दक्षिण कोरिया की है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध सिगरेट व्हील्स का उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो ये
किर्लोस्कर के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 35वां प्रश्न आपके सामने कि प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी फिएट किस देश की कंपनी है? फ्रांस की, अमेरिका की, इटली की और लग्जमबर्ग की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह इटली की एक कंपनी है। 36वां प्रश्न है कि रॉयल इनफील्ड बुलेट किस कंपनी का ये उत्पाद है? तो बेहद ही सिंपल है, ये रॉयल इनफील्ड मोटार्स की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, बैडमिंटन से, टेनिस से और हॉकी से। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ है? जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में और स्कॉटलैंड में। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक ओलंपिक मशाल को किस वर्ष अपनाया गया? 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1952 में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1936 बिल्कुल सही जवाब है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि डीएनए फिंगरप्रिंट केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है कोलकाता, सी है हैदराबाद और डी है मुंबई। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? डीएनए फिंगरप्रिंट केंद्र कहाँ पर स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं हैदराबाद, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सिक्किम, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता, LN सिंघवी, बी अशोक मेहता और डी है SK मुखर्जी। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बलवंत राय मेहता, बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि टांका किस 2 धातु का मिश्र धातु है? टीन और जस्ता का, तांबा और टीन का, तांबा और सीसा का, टीन और सीसा का। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं टीन और सीसा, बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, 24 दिसंबर को और 25 दिसंबर को। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 23 दिसंबर, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि न्यूमोनिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला, अग्नाशय, फेफड़ा और यकृत। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? न्यूमोनिया में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं फेफड़ा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 1893 में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सभा में भारत के प्रतिनिधि कौन थे? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो 1893 में जो शिकागो में विश्व धर्म सभा सम्मेलन हुआ था तो भारत का प्रतिनिधि कौन किए थे? तो स्वामी विवेकानंद। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? 36वां, 42वां, 44वां और 76वां। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 42वां, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में, भोपाल में, लखनऊ में और हरिद्वार में। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ पर स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं भुवनेश्वर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? फ्रांस,
जापान, सोवियत संघ, रूस, जर्मनी। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो बरौनी जो तेल शोधक कारखाना है ये बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है और ये सोवियत संघ रूस के मदद से 1964 ईस्वी में बना था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 11वां प्रश्न एक बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है। यहाँ पर एक त्रिपिटक होगा, त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है। तो त्रिपिटक में। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खान जो था वो मंगोल से था, बलवन के, इल्तुतमिश के, अलाउद्दीन खिलजी के और गयासुद्दीन तुगलक के। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है इल्तुतमिश, बिल्कुल सही जवाब है। इल्तुतमिश से गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 13वां प्रश्न के क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया था। 13वां प्रश्न का 4 ऑप्शन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, विनोबा भावे, विनायक दामोदर सावरकर। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर, बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत भारतीयों के लिए है नारा किसने दिया था। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिए थे। तो आर्य समाज ने। आर्य समाज का संस्थापक कौन है। तो दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में किए थे और 1876 ईस्वी में भारत भारतीयों के लिए ये नारा दिए थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है आपके सामने। म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्यों कितने हैं। 3, 4, 5, 6। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। म्यांमार से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करता है। तो टोटल 4 राज्य सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, ये 4 राज्य है जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। संघ सूचिका, राज्य सूचिका, समवर्ती सूचिका और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं समवर्ती सूची, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ था। दारा शिकोह, फैजी, बदायूनी और सरहिंदी। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन थे। तो ये शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र थे। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, उसमें ये सबसे बड़े थे। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्यग्रहण किस वर्ष देखा गया था। 2006 में, 2007 में, 2008 में और 2009 में। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्यग्रहण किस डेट को देखा गया था, किस वर्ष में। तो ये हर 18 वर्ष पर ये सूर्यग्रहण आता है। तो ये 2009 में सबसे बड़ा देखा गया था, फिर 18 वर्ष बाद 2027 में सबसे बड़ा दिखा गया। ये 6 मिनट कुछ सेकंड का लगभग 7 मिनट ये सूर्यग्रहण था। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है। महाराष्ट्र में है, राजस्थान में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं झारखंड, बिल्कुल सही जवाब है। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि कैनफिना किस बैंक का सहायक संस्था है। SBI का, BOI का, PNB का और केनरा बैंक का। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। कैनफिना किस बैंक का सहायक संस्था है। जल्दी से कमेंट कीजिए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं केनरा बैंक, बिल्कुल सही जवाब है। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर स्थित है। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर स्थित है। हैदराबाद, इलाहाबाद, ईटानगर, मुंबई।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं हैदराबाद, बिल्कुल सही जवाब है। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ताप के परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर बी है कि मुद्रा के प्रचलन से, सी है मुद्रा के परिवर्तन से और डी है मुद्रा के वित्तीय नियमन से। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मुद्रा के प्रचलन से, बिल्कुल सही जवाब है। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी, 18 फरवरी, 23 अप्रैल और 29 जून। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 29 जून, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में है? भारत में, चीन में, इंडोनेशिया में और श्रीलंका में। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 25वां प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में, छोटी आंत में। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यकृत, बिल्कुल सही जवाब है। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड लीटन है, लॉर्ड कैनिंग है और लॉर्ड डलहौजी ने। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी कृति है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, एपीजे अब्दुल कलाम का और पंडित रविशंकर का। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी कृति है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पंडित रविशंकर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? फ़हीम, मुख्तार आलम, कमलेश्वर और डी है रमेश यादव। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कमलेश्वर, बिल्कुल सही जवाब है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्नाकुलर एक्ट को किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड लीटन के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वर्नाकुलर एक्ट को किसके द्वारा पारित किया गया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं लॉर्ड लीटन, बिल्कुल सही जवाब। वर्नाकुलर एक्ट जो था ये लॉर्ड लीटन के द्वारा पारित किया गया था, लेकिन लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में, 1949 में, 1950 में और 1952 में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? योजना आयोग का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो योजना आयोग का स्थापना 1950 ईस्वी में 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस शहर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, कोलकाता में। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत के किस शहर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कोलकाता, बिल्कुल सही जवाब है। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन ई के रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, पैरिडॉक्सिन और राइबोफ्लेविन। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर ए टोकोफेरॉल। विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न आपके सामने किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं फ्लोरीन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है,
न्यूयॉर्क में है, वियना में है और वाशिंगटन डीसी में है। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वियना, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की गई। 1939 में, 1942 में, 1945 में और 1948 में। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1942 ईस्वी में राजबिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि स्टॉकहोम किस देश का राजधानी है। थाईलैंड का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का और स्वीडन का। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। स्टॉकहोम किस देश का राजधानी है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं स्वीडन का राजधानी है स्टॉकहोम, थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक, जापान का राजधानी टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है। जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। मलेशिया, श्रीलंका। जो इसमें राइट आंसर है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर दिया ही नहीं गया है। जल्दी से बताइए कि 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो भारत है, अपना भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम का उत्पादन है और भंडारण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भारत। और जो 39 नंबर प्रश्न है इसका भी आंसर इस क्वेश्चन में नहीं है। आपको अपने से कमेंट करना है कि 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कजाकिस्तान है। तो याद रखिएगा 39 का राइट आंसर है कजाकिस्तान। पहला प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने टाइम जोनों को बांटती है। 10वें जोन, 11वें जोन, 12वें जोन और 10वें जोन। यहाँ पर दो एक जैसा ऑप्शन हो गया। मान लीजिए कि 13वें जोन है। तो बताइए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है। जल्दी से कमेंट कीजिए। एक नया प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट टोटल कितना जोन है तो टोटल 12 जोन है, टोटल 24 जोन है। और 24 जोन मिलकर कितना डिग्री का एंगल बनाता है तो 360 डिग्री। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर कितना डिग्री का एंगल बनता है तो 180 डिग्री। तो 24 का आधा कितना हो जाएगा 12। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का टाइम का जोन कितने पर बांटती है तो 12वें जोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोनों में बांटा गया है। तो पहले ही बता दिए हैं 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक इस बगोल उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत में सर्वाधिक इस बगोल उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं गुजरात, बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है। अनुसूचित जाति यानी SC, शेड्यूल कास्ट। मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी ST किस राज्य में है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक ST कैटेगरी वाले व्यक्ति किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने किस वर्ष दिया था। 1960 में, 1964 में, 1969, 1971।
बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। गरीबी हटाओ नारा इंदिरा गांधी ने किस वर्ष दिया था। तो 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ऑपरेशन फ्लड जो कि श्वेत क्रांति से संबंधित है कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था। तो वर्गीज कुरियन के द्वारा। बताइए 1960 में, 1965, 1970, 1975। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो ऑपरेशन फ्लड है जो कि 1970 में वर्गीज कुरियन के द्वारा श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन के लिए चलाया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अर्धगंगा किस नदी को कहा जाता है। कावेरी को, गोदावरी को, कृष्णा को और सतलज को। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अर्धगंगा किस नदी को कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कावेरी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अरावली पर्वत का निर्माण किस पर्वतीकरण युग में हुआ है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अरावली पर्वत जो कि विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत। ये बताना है आपको को किस युग में इसका निर्माण हुआ है, पर्वतीय युग में। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है प्री कैम्ब्रियन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न आपके सामने की रेगुर मिट्टी कौन सी मिट्टी कही जाती है। रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। रेगुर मिट्टी कौन सी मिट्टी कही जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है। आरा में, मुजफ्फरपुर में, सासाराम में और चंपारण में। बताइए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सोमेश्वर के पहाड़ी किस जिला में स्थित है। तो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संसार का सर्वोच्च नौकायन वाला झील कौन है। देवताल झील, टिटिकाका झील, नैनीताल झील और मानसरोवर झील। बताइए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। संसार का सर्वोच्च नौकायन वाला झील कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं टिटिकाका झील, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न आपके सामने कि पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है। यानी पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा राज्य बनाता है, आपको बताना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। बताइए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब है। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने कि राज्य समद झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है केरल, सी है तमिलनाडु और डी है राजस्थान। बताइए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। क्रोनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, सिस्मोलॉजी और ऑडियोलॉजी। बताइए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भूकंप का अध्ययन को क्या कहते हैं। भूकंप किसे मापते हैं तो सिस्मोग्राफ, और इसको अध्ययन को क्या कहते हैं तो सिस्मोलॉजी कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। सियाचिन ग्लेशियर, हिमाद्री ग्लेशियर, गंगोत्री और यमुनोत्री। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर जो कि 70 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है किस लिए प्रसिद्ध है। कछुआ पालन के लिए, झींगा पालन के लिए, सीप पालन के लिए, स्टार फिश पालन के लिए। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं झींगा पालन के लिए, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है। रांची है, वैशाली है, छपरा है और पटना है। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है।
भारत की कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? थोड़ा सा कर्क रेखा से रिलेटेड जान लेते हैं। देखिए, कर्क रेखा है जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसको हम पश्चिम से पूर्व दिशा में जानते हैं। सबसे पहले ये गुजरात में जाता है, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद से आता है झारखंड में, झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद से त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद से मिजोरम। इस प्रकार से 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा। यहाँ पर पूछा गया है कि किस शहर पर स्थित है। तो यह भारत की जो कर्क रेखा है वो रांची शहर से होकर जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि मैक-मोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ? जो मैक-मोहन रेखा है जो भारत और चीन के बीच सीमा का नाम है मैक-मोहन रेखा। इसको कब से निर्धारित किया गया? चारों ऑप्शन देख लीजिए। 7 अप्रैल 1914, 17 अप्रैल 1914, 27 अप्रैल 1914 और 17 अप्रैल 1915। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 27 अप्रैल 1914 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने। दक्कन पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? अवसादी चट्टान से, आग्नेय से, कयांतरित से और बेसाल्ट से। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दक्कन का पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बेसाल्ट बिल्कुल सही जवाब है। 21वां प्रश्न आपके सामने कि जवाहर सुरंग किस दर्रा पर स्थित है? काराकोरम, बनिहाल, खैबर, इनमें से कोई नहीं। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जवाहर सुरंग किस दर्रा पर स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे बनिहाल दर्रा बिल्कुल सही जवाब है। ये किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने। तो धुआंधार प्रपात कहाँ पर स्थित है? भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और मद्रास। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राज्य तो यहाँ पर मालूम है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के किस शहर में? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है जबलपुर बिल्कुल सही जवाब है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी, नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि सतपुरा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? धूपगढ़ी, डोडा बेटा, अनाईमुड्डी और अमरकंटक। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सतपुरा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो धूपगढ़ी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? कॉमनवेल्थ गेम, ब्रिटिश एम्पायर खेल, शहंशाह खेल और खेल मंडल। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं ब्रिटिश एम्पायर खेल बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? किस देश को एशिया का अजगर कहा जाता है? भारत को, इंडोनेशिया को, चीन को, श्रीलंका को। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? तो चीन को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। किसान घाट किनका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, राजीव गांधी का और लाल बहादुर शास्त्री का। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो कि दिल्ली में स्थित है। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रातःकाल शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है? कोरिया को, जापान को, नॉर्वे को और ग्रीनलैंड को। बताइए 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रातःकाल शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कोरिया। कोरिया में कौन कोरिया? तो दक्षिणी कोरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1950 में, 1960 में, 1979 में और 1980 में। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1969, 79 बिल्कुल सही जवाब है। मंडल आयोग का गठन किसने किया था? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने
कि भारतीय दंड संहिता जिसको आईपीसी बोलते हैं, धारा 302 में किससे संबंधित है? अपहरण से, बलात्कार से, आत्महत्या से और हत्या से। बताइए, आईपीसी का क्वेश्चन है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो धारा 302 में क्या है? तो हत्या। हत्या के लिए दंड है धारा 302 में। अपहरण किस में है? अपहरण धारा 362 में है अपहरण, याद रखिएगा, धारा 362 अपहरण। बलात्कार, बलात्कार का सज़ा किस में मिलता है? तो धारा 376। धारा 376 में बलात्कार के लिए सज़ा मिलता है। आत्महत्या, आत्महत्या का सज़ा किस में मिलता है? तो धारा 309 में आत्महत्या का सज़ा मिलता है। अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास किस में मिलता है? तो धारा 307। अगर हत्या का प्रयास कर जाता है जिसे हाफ मर्डर बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये सब धारा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और BN राव। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल सही जवाब है। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? रूसो को, अरस्तु को, पेट्रॉक को और प्लूटो को। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पेट्रॉक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने। अभय घाट किनका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का, राजीव गांधी का, लाल बहादुर शास्त्री का, मोरारजी देसाई का। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मोरारजी देसाई, ये अभय घाट कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी, अरुंधति राय, हरिवंश राय बच्चन, मोहम्मद इकबाल। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है इंदिरा गांधी। 34वां प्रश्न आपके सामने कि हरगोविंद खुराना किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? 1960 में, 1964, 1968, 1972। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1968 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न आपके सामने कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी? लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड लीटन को। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत का उद्धारक की संज्ञा दी? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड रिपन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न आपके सामने। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके समय में बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके समय में बनाया गया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न आपके सामने कि चेत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, भीमराव अम्बेडकर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? चेत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल सही जवाब है। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक राजनीति के दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? पेट्रॉक को, अरस्तु को, रूसो को और मैकियावेली को। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा? आधुनिक राजनीति के दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, मैकियावेली, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, कोटा में, जैसलमेर में, श्रीहरिकोटा। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पिछोला झील किस शहर में स्थित है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, उदयपुर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
बिल्कुल सही जवाब है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन है। ऑप्शन नंबर ए है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और डी है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ आ रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बिल्कुल सही जवाब है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में है। सेकेंड यहाँ पर बी नंबर जो ऑप्शन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रचलित है और ये असम में प्रेजेंट है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यह केरल में है और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये टाइगर के लिए प्रचलित है और ये कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है, जापान, रूस, चीन और अमेरिका। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने, विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है, 16 जनवरी को, 22 फरवरी को, 10 मार्च को और 18 अप्रैल को। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 22 फरवरी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सिक्किम, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश कौन है, भारत, चीन, इंडोनेशिया और श्रीलंका। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक राज्य कौन सा है, देश। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं चीन, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, 10 अप्रैल 1994, 24 अप्रैल 1993, 18 अप्रैल 1995 और 16 अप्रैल 1995। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत में पंचायती राज्य अधिनियम कब लागू हुआ, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 24 अप्रैल 1993, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने, भारत में नए राज्य की स्थापना किसके अनुमति से की जाती है, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, संसद के और गृह मंत्री के। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत में नए राज्यों का गठन किसके अनुमति से की जाती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं संसद, बिल्कुल सही जवाब है। संसद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों आता है। संसद किस में वर्णन किया गया है, तो संसद का वर्णन 79 में किया गया है। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में और 81 में लोकसभा। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गजनवी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को और इल्तुतमिश को। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए भारत में सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण किया था वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम था। वो अरबों था लेकिन अरब का था। नेक्स्ट उसके बाद से मोहम्मद गजनवी जो कि गजनी वंश के था, तो वो मोहम्मद गजनवी था कि वह आक्रमण किया था। कब किया था, तो 1000 ईस्वी में। या अपना पहला आक्रमण कब किया था, तो 1000 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन 17 बार में जो 10 से 25 ईस्वी में आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, ये सबसे प्रचलित था। लेकिन मोहम्मद गजनवी तो यह भी मुस्लिम था, यह आक्रमण किया था, लेकिन यह भारत में शासन नहीं किया था। इसका मेन उद्देश्य था अधिक से अधिक यहाँ से धन दौलत लूट कर ले जाना। उसके बाद से मोहम्मद गजनवी के बाद से मोहम्मद गौरी था, जो कि गजनी प्रदेश का ये गौड़ क्षेत्र है। गौड़ क्षेत्र का एक रहने वाला मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण किया। ये अपना पहला आक्रमण 1175 में किया, दूसरा 1178 में और तीसरा का यह आक्रमण किया 1191 ईस्वी में, जिसको तराइन का प्रथम युद्ध बोलते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में ये हार गया था। पृथ्वीराज चौहान और
मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। फिर सेकेंड 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें ये जीत हुआ और पृथ्वीराज चौहान हार गए, वहाँ से ये शुरू हो गया। उसके बाद फिर इसके 2 साल के बाद से 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, उसमें भी ये जीत गया। और इसी के साथ ये सब कुछ, इसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये अपना सब कुछ दे दिया इसको और यहाँ से चला गया। 1206 ईस्वी में उसका मौत हो गया। मोहम्मद गौरी का मौत कब हुआ? तो 1206 ईस्वी में। उसके बाद से कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ, यह एक गुलाम था, इसलिए यहाँ 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना किया। तो यहाँ पर शासन किया था मोहम्मद गौरी, इसलिए यहाँ पर माना जाता है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1206 से 1210 तक यह चौगान खेलते हुए इसका मौत हो गया। उसके बाद से इसका बेटा था आराम शाह, वो 8 महीना के लिए बना था, फिर उसका हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में शासन किया और राजगद्दी पर बैठा और 1211 से लेकर 1236 तक यह शासन किया। इस प्रकार से है, लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 प्रश्न आपके सामने। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी और पोमोलॉजी। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऊतकों के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। न्यूरोलॉजी किसको कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन को इकोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपके सामने। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का श्रेय किसे जाता है? फ्रांस को, अमेरिका को, नॉर्वे को और रूस को। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, रूस बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पे 11वां प्रश्न है आपके सामने कि पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है? अमेरिका को, रूस को, जापान को और जर्मनी को। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, जापान बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि सिकंदर के गुरु किसको माना जाता है? अरस्तु को, प्लूटो को, रूसो को और मैकाले को। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सिकंदर के गुरु किसको माना जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अरस्तु बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि गोला बारूद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? अमेरिका, चीन, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से सही आंसर है। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गोला बारूद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, चीन बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी का, गुलजारीलाल नंदा का, लाल बहादुर शास्त्री का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और ये कहाँ पर है? तो पटना में है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ? भारत से, इटली से, फ्रांस से और इंग्लैंड से। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, इटली बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास से शेयर कर दे। द फॉल ऑफ मैन किसकी प्रमुख कृति है? विलियम विल्किंस को, टी.एस. मेमन, कैप्टन कुक और माइकल एंजेला। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? जैसे कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, माइकल एंजेला बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, कैप्टन हॉकिंस। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल सही जवाब है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
13 अप्रैल को, 14 जुलाई को, 15 सितंबर को और 16 सितंबर को दिसंबर को। बताइए यहाँ पर 58 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 14 जुलाई, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसका है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यह किसने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वाल्टेयर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि चेका का संगठन किसने किया था? लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, स्टालिन ने और राष्ट्रपति ने। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लेनिन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना किस वर्ष हुई? 1960 ईस्वी, 1964, 1975 और 1976। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं यहाँ पर 1975, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि तेल की नदी किस नदी को कहा जाता है? नाइजर नदी को, राइन नदी को, ड्यूब नदी को और अमेजन नदी को। बताइए 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तेल की नदी किस नदी को कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं नाइजर नदी, बिल्कुल सही जवाब है। 23वां प्रश्न आपके सामने कि कोलंबिया के कहवा बागान को क्या कहा जाता है? बगीचा, फिंका, काला बैसाखी और उद्यान। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कोलंबिया के कहवा बागान को क्या कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं फिंका, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। 24वां प्रश्न आपके सामने कि काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और पश्चिम बंगाल में। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि तंबाकू के पौधे को भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? डचों को, पुर्तगालियों को, फ्रांसीसियों को और अंग्रेजों को। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तंबाकू के पौधे को भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, लद्दाख में, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम हिमिस नेशनल पार्क है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं लद्दाख, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन भारत के किस केंद्र शासित राज्य में है? अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, दिल्ली में और पांडुचेरी में। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अंडमान निकोबार, बिल्कुल सही जवाब है। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत सबसे ज़्यादा किसका आयात करता है? सोना का, वस्त्र का, पेट्रोलियम का और हीरा का। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत दूसरे देश से सबसे ज़्यादा क्या मंगवाता है? तो पेट्रोलियम। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 29वां प्रश्न है कि शीशे का प्रथम प्रयोग किस सभ्यता में किया गया था? मेसोपोटामिया में, चीन, मिस्र और सिंधु घाटी की सभ्यता। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शीशे का प्रथम प्रयोग किस सभ्यता में किया गया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मेसोपोटामिया, बिल्कुल सही जवाब है। 30वां प्रश्न आपके सामने कि रूर घाटी किस देश में स्थित है? भारत में, जर्मनी में, जापान में और यूएसए में। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रूर घाटी किस देश में स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जर्मनी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि बैतरणी नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बैतरणी नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उड़ीसा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है?
फिलीपींस को, जावा को, होनोलुलु को और सुमात्रा को। बताइए यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे होनोलुलु, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, प्रशांत महासागर का चौराहा अगर द्वीप पूछे तो उसका नाम है हवाई द्वीप, और हवाई द्वीप में ही एक सबसे बड़ा शहर है वहाँ का होनोलुलु, इसलिए यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है कि प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पनामा नहर को, स्वेज नहर को, कील नहर को, शू नहर को। बताइए 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं पनामा नहर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है कि भविष्य का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, उत्तरी अमेरिका को और एशिया को। बताइए 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भविष्य का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं एशिया, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। श्वेत कोयला के उपनाम से किसे जाना जाता है? जल विद्युत को, कपास को, बर्फ को और कागज को। बताइए 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? श्वेत कोयला के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो जल विद्युत को श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 36 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? हर्ष को, कनिष्क को, खारवेल को और जयपाल को। बताइए यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे कनिष्क के, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो को, टेम्स को, एस्प्री को और सीन को। बताइए यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पो को, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न है यू आकार की घाटी कहाँ मिलती है? डेल्टाई क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में, घाटी क्षेत्र में और पठारी क्षेत्र में। बताइए यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यू आकार की घाटी कहाँ पर मिलती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं हिमानी क्षेत्र, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। 39वां प्रश्न है कि जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? जिंक और सीसा को, सोना और हीरा को, चांदी और तांबा को, कोयला और ग्रेफाइट को। बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं जिंक और सीसा को, बिल्कुल सही जवाब है।